Namaskar and welcome to Curiously Education. You're watching करंट अफेयर्स एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी. हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हर रोज इस सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो सीरीज है इसका वाई क्या है. इसका वाई ये है कि ये सीरीज आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल को बूस्ट करेगी, एग्जामिनेशन में आपको एज देगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में समझते हैं. इस सीरीज को आपकी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 टॉपिक्स ऑन आवर टेबल. नंबर 1 है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ. भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी है उसमें जो अभी सरकार के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि एक तरफ आपको कॉरपोरेट का भी ध्यान रखना है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी के बैलेंस को मेंटेन करते हुए चलना है. अब इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो लेटेस्ट बजट है उस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अनाउंस किया गया. उसके लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं? 20,000 करोड़ रुपीस 2047 तक. लेट मी राइट इट डाउन हियर ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले. 2047 तक हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट जनरेट करना चाहते हैं. ये इतना बड़ा एक टारगेट जो है, एम्बिशियस टारगेट जो है, वो भारत सरकार ने तय किया है. आपके लिए कुछ रिसर्च के टॉपिक्स में दे रहा हूं. यू मस्ट नो कि जो भारत की एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स ऑफ आवर कंट्री, आई एम श्योर यू नो व्हाट इज एनर्जी मिक्स. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि कोयला जो है, कोल, फिर सोलार, विंड, हाइड्रो यानी कि डैम्स जो हैं, राइट, टाइडल, न्यूक्लियर, ये जो अलग अलग सोर्सेस हैं इनमें से हम एनर्जी जनरेट करते हैं. तो सबसे ज़्यादा तो हम कोयले से एनर्जी जनरेट करते हैं. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो क्या है, कितना परसेंटेज कोयले से हम जनरेट करते हैं, कितना सोलार से, विंड से, हाइड्रो, टाइडल, न्यूक्लियर, सारे आंकड़े जो हैं वो आपको पता होने चाहिए. आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं, यू शुड नो, क्योंकि डेप्थ नॉलेज के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए यू मस्ट नो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें चल रही हैं, राइट, एज फार एज एनर्जी मिक्स इज कंसर्न्ड. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, ये 2 एक्ट्स में अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव की बात बताई है. अब लास्ट जो बजट था ना हमारा, ये लेटेस्ट वाला नहीं, लास्ट ईयर वाला जो जुलाई 2024 में आया था, उस समय पर भी एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट की बात जो है वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी. अब ये बात क्यों हो रही है, इसको अमेंड करने की बात क्यों है? जैसे स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या देखा, ये देखा कॉरपोरेट इंटरेस्ट. सरकार क्या चाहती है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. फॉरेन की कंपनीज जो हैं वो भी इसमें तभी इन्वॉल्व होगी जब इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे. तो यहाँ पर एक बात ये भी बताई जाती है कि ये जो मूव है, ये 2 एक्ट्स को अमेंड करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन यानी कि यूएसए की सरकार और यूएसए की कंपनीज जो हैं उनको खुश करने के लिए इस प्रकार के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं. लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वी मस्ट क्रिएट ए बैलेंस. जो न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न्स हैं उनको हम ऐसे ही निगलेक्ट नहीं कर सकते. आई एम श्योर सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं, अगर सरकार कोई अमेंडमेंट ला रही है तो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए, उससे कोई हमें इश्यू नहीं है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो भारत को कभी नहीं करना चाहिए. अब फुकुशिमा 2011 में जो एक्सीडेंट हुआ, रिएक्टर्स जो हैं, यू नो, सुनामी के बाद जो चीज़ें आई, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फुकुशिमा, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, राइट, जापान की यहाँ पर बात हो रही है. और जब भी इस प्रकार का कोई भी डिजास्टर होता है तो 3 पार्टीज होती हैं. एक तो होते हैं विक्टिम्स, राइट, जो प्रभावित हुए हैं, फिर जो ऑपरेटर हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रही है, एंड द थर्ड वन इज सप्लायर, जिन्होंने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका सेटअप किया है. ये तीनों प्रभावित होते हैं. सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्स विक्टिम्स होते हैं, राइट, लेकिन ऑपरेटर्स और सप्लायर्स भी लीगली प्रभावित होते हैं, राइट. तो तीनों का बैलेंस जो है वो लेकर चलना है. अब हमारे यहाँ पर क्या है, जो एक लायबिलिटी लॉ है इसमें
15,000 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी है, राइट। आपको लगेगा दिस इज 15, नो सॉरी नॉट, आई सेड 15,000, इजंट इट, 1500 करोड़ की एक ऑपरेटर की लायबिलिटी यहां पर बनती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इट इज नॉट ए बहुत बड़ा आंकड़ा, ये बहुत कम छोटा सा ही फिगर है। फुकुशिमा का जो क्लीन अप कॉस्ट है उसका एस्टिमेट कितना है पता है? 20 लाख करोड़ रुपीस। कहां 1500 करोड़ और कहां 20 लाख करोड़। तो भगवान ना करे कहीं पर ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी चीज कोई होती है, अगर कोई ऐसा इस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सीडेंट होता है, तो क्लीन अप का कॉस्ट और सारी चीजें जो हैं इट विल बी इन लैक ऑफ करोड़, राइट। तो ये 1500 करोड़ जो हैं, ये जो कैप है कि मैक्सिमम लायबिलिटी जो है ऑपरेटर की, यहां पर ऑपरेटर की बात हो रही है, रिमेंबर, लेट मी री हाईलाइट इट अगेन, कि यहां पर जो कैप रखी है वो ऑपरेटर पर रखी है कि ऑपरेटर की इतनी लायबिलिटी है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि ये सारी रिसर्च जो है वो अब हर जगह पर अवेलेबल है कि फुकुशिमा का क्लीन अप कॉस्ट जो है इट एक्सीडेड इनफैक्ट 20 लाख करोड़ रुपीस, राइट। फिर एक चीज़ है राइट ऑफ रिकोर्स। ये राइट ऑफ रिकोर्स जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर हैं वो फिर जो सप्लायर हैं उसको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। अगर कोई पार्ट्स जो हैं उसमें कोई गड़बड़ हुई और इसकी वजह से ये जो रिएक्टर है उसमें कोई इश्यू हुआ, डिजास्टर हुआ, तो फिर ऑपरेटर जो हैं वो कह सकता है, या फिर जो सप्लायर की वजह से कोई पार्ट खराब हो गए या फिर पार्ट कोई इन्फीरियर था, वट एवर इट इज़, राइट। तो फिर अगर पार्ट की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो फिर जो सप्लायर है जिसने सेटअप किया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यूएसए की कोई कंपनी, तो वो भी अकाउंटेबल बन जाती है। और डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी इस प्रकार के जो इश्यूज हुए हैं, फुकुशिमा को भी अगर आप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड दैट के जो सप्लायर थे उनकी डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी बनती थी, लेकिन फिर यूएसए की सरकार ने जापान की सरकार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो उस एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें, राइट ऑफ रिकोर्स जैसी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। लेकिन ये राइट ऑफ रिकोर्स जो हैं इट इज़ इन आवर कंट्री इंडिया, ये हमारे देश में है, और इसकी वजह से जो सप्लायर हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर कोई ऐसा इश्यू होता है देन यू आर अकाउंटेबल, राइट। अब इस चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स यूएसए की जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा भारत में, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में, मैंने आपको जापान का एग्जाम्पल दिया ना, तो वहाँ पर उनको एक प्रकार की उनके पास एक विंडो है, एक ऐसी खिड़की है जहाँ से वो भाग सकते हैं। तो यूएस न्यूक्लियर कंपनीज जो हैं उनको ऐसी इंडेमनिटी मिलती है दूसरे देशों में, और इसकी वजह से फुकुशिमा का जो पूरा इल्ज़ाम है या फिर उसमें जो इश्यूज हुए थे, तो फिर इसमें यूएसए की कंपनीज का नाम कहीं पर भी नहीं आया। लेकिन एक 3 माइल आइलैंड है, राइट, इसमें भी जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें भी पता चला कि डिज़ाइन डिफेक्ट्स की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, राइट। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो यूएसए की कंपनीज ऑफ कोर्स हमें नहीं बताएगी, किसी भी देश को नहीं बताएगी इन द सेंस कि जब वो हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे ना तो दे विल नॉट टेल कि भाई पार्ट्स में फेलियर हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। वो यही कहेंगे कि बेस्ट पार्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक प्रकार का वो सेल्स ही कर रहे हैं यहाँ पर, आप समझ लीजिए, राइट। यूपीए की सरकार जो है उन्होंने ये राइट टू रिकोर्स जो हैं उसको डाइल्यूट किया था, काफ़ी विरोध भी हुआ था, और अरुण जेटली साहब उस समय पर उन्होंने लिखा था कि जो एक तेंदुआ होता है वो अपने स्पॉट्स को कभी नहीं छोड़ता, इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने उस समय पर दिया था। लेकिन फिर एनडीए की सरकार आई और आज भी ये पॉलिसी जो है, जो डाइल्यूट किया गया था ना राइट ऑफ रिकोर्स, ये आज भी चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इंडिकेट्स कि यूपीए की सरकार ने जो गलती की थी कि कॉरपोरेशंस को विक्टिम्स के ऊपर रखा था, प्रायोरिटाइजिंग कॉरपोरेशंस ओवर विक्टिम्स, यही चीज़ जो है वो आज भी कंटिन्यूएशन में है। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी वेरी बैड, इजंट इट। और यूएसए के ऑफिशियल्स जो हैं वो अमेंडमेंट को लेकर लॉबिंग करते हैं ताकि अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाए, या राइट टू रिकोर्स वाली चीज़ जो है वो आप हटा दीजिए। एक लंबे समय से ये लॉबिंग चल रही है, और आप देखिए क्योंकि ये चीज़ है, इसकी वजह, अच्छी बात है कि ये चीज़ है, इसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील जो हुई ना भारत और यूएसए के बीच में, जो मनमोहन सिंह साहब अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, तो हमारे जो लेट मनमोहन सिंह साहब हैं,
तो उनकी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की थी उस समय पर, सो दैट वाज दिस थिंग इन हिज 1.0 सरकार, यूपीए 1.0 में सबसे बड़ी डील अगर कोई हुई थी तो दैट वाज 2008 सिविल न्यूक्लियर डील। कभी फ्यूचर में अगर ऐसा मौका मिला, ऐसा कोई टॉपिक हमारे टेबल पर आता है, तो आई विल गिव यू ए ब्रीफ अबाउट, या फिर इन डेप्थ एनालिसिस इस चीज़ का भी करेंगे कि क्यों ये 2008 सिविल न्यूक्लियर डील जो है प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जापान के साथ इसका क्या कनेक्शन है, राइट, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल्स हियर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स दिस थिंग, लेकिन हम ये 2008 सिविल न्यूक्लियर डील का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। अब देखिए, इतने साल हो गए, ये डील हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक नो यूएस रिएक्टर्स हैव बीन सोल्ड टू इंडिया। क्यों? क्योंकि ये राइट टू रिकोर्स हैं। यूएसए की कंपनीज कह रही है कि इसको हटाइए वरना हम फंस जाएंगे। अब यूएसए का जो रिएक्टर डिज़ाइन है AP1000, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, यूएसए में भी ख़राब रहा है। और यूएसए के ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट ओवररन्स हो चुके हैं, डिलेज हुए हैं, और इसकी वजह से ये रिएक्टर बनाना जो है ना, ये या फिर एनर्जी जनरेट करना जो है, ये काफ़ी इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाता है। तो भारत के लिए भी यही चीज़ हो सकती है। और ऐसे इम्पोर्टेड ऐसे इम्पोर्टेड रिएक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका कोई अल्टरनेटिव है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। निर्मला सीतारमन जी ने बजट में जो छोटे न्यूक्लियर्स है ना, छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसके बारे में भी बात बताई थी कि भारत जो है वो चाहता है कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनको डिज़ाइन करें। यहाँ पर जो पुराने थर्मल प्लांट्स हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको सेटअप किया जा सकता है। कुछ और लाइव चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं, सो ही वॉज इन फ्रांस, और फ्रांस में उनकी जो डिस्कशन है वो मैनुअल मैक्रोन साहब के साथ हुई, और उसमें भी ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। लेकिन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में ये चीज़ भी है कि क्योंकि ये काफ़ी मीन्स छोटे हैं, तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कहते हैं, तो वो अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। ये इसका एक इश्यू है। अब सप्लायर जो हैं, खास करके यूएसए की कंपनीज, तो उनका तो कहना यह है कि सेफ्टी को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों सालों तक कुछ नहीं होगा, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं। तो अगर आपके सेफ्टी के क्लेम्स इतने ही अच्छे हैं, तो फिर आप वेंडर प्रोटेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आपको ये वेंडर प्रोटेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमें इस पर कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं, वी विल पे अगर कोई डिज़ास्टर होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहने में और करने में एक डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। यूएसए का जो कॉरपोरेट प्रेशर है उसको भारत की सरकार को रेजिस्ट करना ही पड़ेगा। राइट, पब्लिक सेफ्टी और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई एम श्योर सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो एक बैलेंस लेकर चलना जो है, इट्स नॉट दैट ईजी। इसका रास्ता निकालना जो है, इट्स ऑल्सो नॉट दैट ईजी। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऑन गोइंग है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच के आगे इसमें क्या होता है। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था ये। Now let's jump on to the second topic of the day. Analyze the role of governors in ensuring constitutional governance with reference to the Tamil Nadu governor's recent actions. Constitution पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट, ऐसा पूछा नहीं गया है, दिस इज माय ये क्वेश्चंस या फिर ये जो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ना, आई हैव जनरेटेड इट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इज इट। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एक रीसेंट स्टैंड है, जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब है RN रवि साहब। हमारी पुरानी डिस्कशंस में भी हमने इनके बारे में बात की थी कि जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बिल्स को हैंडल किया है, इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं, और क्यों ना उठाएं। ऑफकोर्स उन्होंने जो चीज़ें की हैं, मीन्स जो कुछ बिल्स जो हैं उन्होंने क्या किया, ही रिफर्ड बिल्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर विथ होल्डिंग एसेंट वायोलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। I'm not going into basic छोटी छोटी डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है। और देखिए, नए नए स्टूडेंट्स तो आई एम श्योर इसके साथ जुड़ेंगे। अभी तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर तो आप ही इस सीरीज़ को देख रहे हैं,
तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में मुझे थोड़ा अंदर उतरने की ज़रूरत है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। वैसे आपको इतनी बेसिक चीज़ पता होगी कि कोई बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर पास किया तो फिर गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर उस बिल को वापस भेजेंगे और फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो चेंजेस कर सकती हैं, चेंजेस ना करे वैसा ही बिल अगर फिर से गवर्नर साहब के पास जाता है तो उनको उस पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, राइट। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब यहां पर क्या हुआ है, RN रवि साहब के पास कुछ बिल्स आए, राइट, तो उन्होंने उस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, एक बार बिल आया था तो बिल वापस भेजा, अब दूसरी बार जो बिल आया उनके पास तो उनको साइन ही करनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो उस पर कोई एक्शन लिया और फाइनली जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को रेफरेंस के लिए ये बिल दे दिया, राइट। ही रेफर्ड बिल्स टू द प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बिल रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, राइट, रेफर कर सकते हैं। अब आर्टिकल 200 है, लक्ष्मीकांत की किताब निकालिए, अगर आपने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है तो गवर्नर वाला चैप्टर जो है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आज की ये डिस्कशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आर्टिकल 200 मैंडेट्स गवर्नर टू ग्रांट एसेंट इफ ए बिल इज पास्ड ट्वाइस बाय द असेंबली। यही चीज़ जो मैं है वो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, 2023 में सुप्रीम कोर्ट को कई बार एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, तो एपेक्स कोर्ट ने 2023 के एक जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया है दैट विथ हेल्ड बिल्स मस्ट बी रिटर्न्ड टू द लेजिस्लेचर। आप अपने पास मत रखिए, विथ हेल्ड जो बिल्स हैं वो आप लेजिस्लेचर को वापस दे दीजिए। अब क्योंकि गवर्नर की बात आई है तो अटॉर्नी जनरल आएंगे, राइट, सरकारी वकील, या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े वकील, सबसे हाईएस्ट वकील। तो एजी साहब जो हैं उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है कि ये यूजीसी रेगुलेशन वाला जो बिल था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसके साथ ये तमिलनाडु सरकार का जो बिल है इसमें एक रिपग्नेंसी थी, यानी कि इनकंसिस्टेंसी थी। तो इसकी वजह से उन्होंने इस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि इसमें रिपग्नेंसी थी, ही क्लेम द बिल्स सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर एसेंट वाज विथहेल्ड अलाउइंग रीअडॉप्शन। उनका बेसिकली कहना यह है कि क्योंकि ये इसमें इनकंसिस्टेंसी थी तो इसलिए इसको रिटर्न करने की कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं रहती है। और ये जो अभी एजी साहब के द्वारा आर्ग्यूमेंट दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर के द्वारा जो एक्शंस ली गई, गवर्नर के द्वारा जो एक्शन ली गई है तो उसका बचाव ही कहीं ना कहीं करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। RN रवि साहब ने ये भी किया है कि 1-2 सालों तक कुछ बिल्स जो हैं उन पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली, राइट, ही डिलेड एक्शन, रिपग्नेंसी का कोई ऐसा एड्रेस नहीं किया, कोई रीज़न ही नहीं दिया, 1-2 सालों तक उस बिल पर वो बैठे रहे। तो ऐसी चीज़ें जो है, दिस इज not okay as far as our constitution is concerned, right? He ignored his duty to grant assent when bills were presented a second time. The court had earlier questioned whether governors can refer withheld bills to the president. ये प्रश्न भी कोर्ट ने उठाया था और क्लियरली यहाँ पर यह नज़र आ रहा है कि RN रवि साहब की एक्शंस जो हैं, अब कुछ बिल्स उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, वहाँ पर कोई और पार्टी राज कर रही है, उनकी पार्टी से नहीं है। वैसे गवर्नर की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन यू नो इट वेरी वेल के जो पॉलिटिक्स मीन्स जो रूलिंग पार्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको ही गवर्नर की पोस्ट पर बिठाया जाता है। जो पार्टी से नज़दीक है उनको एक प्रकार का थैंक यू या फिर पार्टी का काम करने के लिए, मीन्स गवर्नर की पोस्ट का बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, होता रहा है, तो भी ये मीन्स वी नो दिस थिंग्स, राइट। अब ये रवि साहब जो हैं, गवर्नर साहब की जो कंडक्ट है, इट अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन तमिलनाडु, और यूनियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। द रीज़न इज़ कि जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय पर वो खुद कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं वो हमें गवर्नर के माध्यम से काम करने नहीं दे रही हैं, इश्यूज़ और ये सारे हर्डल्स हमारे सामने क्रिएट किए जा रहे हैं। और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं और
दूसरे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ वही चीज़ हो रही है जो एक समय पर उनके साथ हो रही थी। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने अपना जजमेंट जो है वो अभी रिजर्व रखा है। आने वाले समय में जब ये जजमेंट आएगा तो पता चलेगा कि गवर्नर का जो रोल है इस प्रकार के केसेस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस सुप्रीम कोर्ट करती है नहीं करती है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। नंबर 3 इज अबाउट again a very important topic, criminalization of politics by how can the criminalization of politics be addressed without undermining the principles of justice and reform? बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपको लगे कि जिन पर केसेस चल रहे हैं तो उनको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक आप गिल्टी मीन्स इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप पर कोई केस कर दे, पुलिस केस, तो जब तक ये प्रूव नहीं होता है तब तक आप गिल्टी नहीं हैं, राइट। प्रूव होगा, प्रूव कब होगा? कोर्ट में प्रूव होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। तो जब तक कोर्ट ने आपको दोषी नहीं ठहराया है तब तक आप निर्दोष ही हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कानून ही कहता है और ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये पॉलिटिशियंस और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, खास करके आज़ादी के बाद, तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हुआ करते थे। आज भी लीडर्स तो हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, नॉट एट ऑल, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, हर एक लेवल पर अच्छे लीडर्स हैं। लेकिन एक वक्त था जब जो गुंडे हैं, राइट, उनके साथ पॉलिटिशियंस बात भी नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी और फिर कुछ गुंडों से पॉलिटिशियंस जो हैं वो काम करवाने लगे। फिर गुंडों को पता चला कि भाई पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बाहुबली तो हम हैं, तो फिर वो भी पॉलिटिक्स में जंप हो गए। और फिर आज ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, इफ़ यू आर लाइक बाहुबली टाइप, तो ऐसे लोगों के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में। ये एक डार्क रियलिटी है, पसंद हो ना हो ये हकीकत है। हर जगह पर ऐसे लोग नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीतते हैं, हम सब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आपको भी पता होंगे, आपके भी राज्य में ऐसे लीडर हो सकते हैं, होंगे ही, आई एम श्योर। ओके, तो अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यू मांगा है कि भाई ये कन्विक्टेड लेजिस्लेचर्स जो हैं, जिनके ऊपर कन्विक्शन हो चुका है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो चलो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में तो ये है कि अगर आपको सज़ा मिली है तो फिर आप सज़ा काटने के 6 सालों के बाद, 6 सालों तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन पार्टी पोस्ट्स का क्या? ये जो इश्यू है, ये इश्यू यही है कि चलो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्टी पोस्ट पर तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका कन्विक्शन हो चुका है और फिर वो पार्टी की इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ जुड़ा हुआ केस जो अगर होता है, कोई ब्यूरोक्रेट है तो करप्शन का केस है लेट्स से, तो उनको डिसमिस किया गया है, तो 5 सालों तक वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मीन सज़ा काटने के 5 सालों तक, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2018 में यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो 6 सालों का जो बैन है या फिर बार है, इट डज नॉट अप्लाई टू होल्डिंग पार्टी पोस्ट, के पार्टी की पोस्ट पर ये अप्लाई नहीं करता है, ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने में। लेकिन अगर आपको ग्रास रूट लेवल की रियलिटी पता है तो जो पार्टी के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत पावर्स होते हैं। एक राज्य का सीएम और एक राज्य का जो पार्टी का हेड होता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्टी लेवल। भले ही सरकार सीएम चला रहा हो, लेकिन जो पार्टी का लीडर है उसकी ताकत बहुत होती है, वो सीएम पर अपना प्रेशर डाल सकता है। दिस इज़ ए फैक्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे सीएम उसी पार्टी का ही एक कार्य करता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, नो डाउट अबाउट इट। और आज भी 45-48 लेजिस्लेचर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोगों पर अलग अलग क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कन्विक्शन जब तक नहीं होता है तब तक मीन्स ओनली कोर्ट कैन टेल के हु इज़ द कॉन्विक्ट, राइट। अब फॉल्स केस भी हो सकते हैं। आप अगर पॉलिटिक्स में यू आर डूइंग गुड वर्क, कोई आप पर झूठा केस भी कर सकता है, तो वी हैव टू वेट फॉर द कन्विक्शन, तब तक हम नहीं कर सकते। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये भी है, एक तरफ
ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति रेप और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम्स में जेल में गया है तो वो 6 साल सज़ा काट ली, फिर 6 सालों तक वो कूल ऑफ पीरियड में रहा और फिर वो बनता है, तो ये भी डेंजरस है, राइट। और दूसरी तरफ इसी चीज़ की एक कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है कि एक व्यक्ति ने राइट ऑलरेडी जेल काट ली है, तो फिर आप उसको उसने जो भी सज़ा कोर्ट ने दी वो सज़ा उसने ख़त्म कर दी, उसके बाद वो फिर से उसको नॉर्मल जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो इट्स टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग। यू सी, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर रेप, मर्डर, इस प्रकार के हीनियस क्राइम में वो इन्वॉल्व हैं तो उसको लेकर सज़ा मीन्स उसको लेकर रूल्स कुछ अलग हो सकते हैं। कोई लेट्स से मारपीट हैं या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ है, राइट, छोटे छोटे ऐसे क्राइम्स में अगर गया है जेल में तो उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। रेप, मर्डर, इस प्रकार के अगर क्राइम में इन्वॉल्व रहा है, कन्विक्ट हुआ है, तो आई वुड से करप्शन ऑफ कोर्स, तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम के लिए बैन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट क्राइम्स जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइफ टाइम बैन में भी ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि इम्प्रिजनमेंट आपने ख़त्म कर दिया, मीन्स आपने पूरी जेल की सजा, लेट्स से 20 साल आप जेल में रहें, उसके बाद आपके मीन्स आप किसी पॉलिटिशियन को आप दूसरे जो प्रिजनर्स को जैसे सज़ा काटने के बाद नॉर्मली ट्रीट करना है तो वैसा ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ पुलिस रिफॉर्म्स। क्योंकि जेल्स में अगर बैठे बैठे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो वो जेल थोड़ी है, वहाँ पर मोबाइल से बातचीत हो रही है। तो अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम लेजिस्लेचर को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहते, तो फिर हमें पुलिस जो हैं, फिर जो नॉर्मल प्रिजनर हैं वैसी ही चीज़ें जो हैं, अगर लेजिस्लेटर या फिर ऐसे कोई बड़े पॉलिटिशियन को भी एक नॉर्मल प्रिजनर की तरह ट्रीट जब तक ना किया जाए तब तक ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो ये अलग मीन्स यू सी राइट, इट्स नॉट दैट ईजी, ये कॉम्प्लेक्स है। और पॉलिटिकल पार्टीज तो आज भी जो वोट गेटर्स हैं, क्रेडिबल कैंडिडेट और वोट गेटर्स की जब भी बात आए तो एंड ऑफ द डे पार्टी जो है वो जीतना चाहती है, राइट। और एसेट डिक्लेरेशन आप जानते हैं ना, आपके जो एमपीज एमएलए को देख लीजिए, राइट, वो कितनी एसेट डिक्लेयर करते हैं और उनके पास रियली में कितनी एसेट हैं। तो उसमें अभी तक हम ट्रांसपेरेंसी नहीं ले पाए, तो ये क्रिमिनल वाले केस में तो, या फिर इसमें यू नो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एंड ऑफ द डे जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि भाई ये कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, रीजन के नाम पर, जो भी अलग अलग नाम पर हमसे वोट लिए जा रहे हैं, बाहुबलियों को वोट देकर जिताते हैं, राइट। लेकिन यही बाहुबली जो है ना, जो पैसे, जो अधिकार, जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ें वो हमसे ही चुराते हैं। तो इट्स वेरी, हमारे घर में हम अनजान एक चोर आएगा तो उसको इतना मारेंगे, लेकिन जो खुलेआम चोरी कर रहा है तो उसको सर कह के हम, तो इट्स अ वेरी आयरोनिकल थिंग अबाउट आवर सोसाइटी, इजंट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राउंड वाटर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो क्राइसिस है, इसकी इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर पर क्या हो सकती है या फिर क्या आ रही है। सीवियर ग्राउंड वाटर क्राइसिस है और टॉक्सिक कंटामिनेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवर एक्सट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है और पानी को बहुत ही पुअर तरीके से मैनेज किया जाता है इस क्षेत्र में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है वो काफ़ी अलार्मिंग है। यूरेनियम, नाइट्रेट्स, आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के पानी में मिली हैं। पंजाब की बात करें तो 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूरेनियम कंटामिनेशन से प्रभावित हैं, और हरियाणा की बात करें तो इसमें सेफ लिमिट जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं। एक्सेसिव फॉस्फेट फर्टिलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट। और इसी के साथ जो मैंने अभी केमिकल्स के नाम लिए ना, वो भी आपको पता होने चाहिए, उसको भी याद रखना कि ये चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जो हैं और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी, एक्सेसिव फॉस्फेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं। और यूरेनियम लेस्ड वाटर जो होता है तो इसकी वजह से किडनी टॉक्सिसिटी और यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर्स जैसी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं।
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो की जाती है, जिस प्रकार से खेती बाड़ी की जाती है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से ये क्राइसिस हो रही है। 2019 में एक स्टडी आई थी और ये वार्निंग दी थी कि आने वाले एक दशक के अंदर पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है, ये 100 मीटर से भी कम हो, मीन्स डिप्लीट हो जाएगा, इससे भी नीचे चला जाएगा 100 मीटर से ज़्यादा। यू कैन इमेजिन 100 मीटर इज 300 फुट लगभग। तो उसके बाद जो पानी भी आता है तो उसमें बहुत सारा, कहते हैं ना, वो क्षार होता है। सो दैट्स इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन ओवर देयर। और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी वहाँ के जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, दे आर हेविली रिलाइड ऑन बोरवेल्स, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। पैडी यानी कि जो एक प्रकार का चावल है, इसकी खेती होती है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, और चावल को चाहिए बहुत ज़्यादा पानी, और इसकी वजह से पंजाब जो है वो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और पानी को मैनेज, वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, जो गांव के आसपास के जो पॉन्ड्स हैं उनको और ज़्यादा गहरा बनाया जाता है रादर देन ट्रीटिंग सीवेज। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल जो है, सब सॉइल वाटर भी कंटामिनेट होता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी बड़े हेल्थ रिस्क भी हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, उसने इस प्रैक्टिस को क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि इसकी लीगलिटी क्या है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो एक है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, राजस्थान के RPSC के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है, इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हरियाणा में जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से थोड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और सॉइल कंजर्वेशन, ये चीज़ें करेंगे तब जाकर डेजर्टिफिकेशन जो है उसको रोका जा सकता है। प्रोमिसेस जो की जाती है उनको एक्शन में बदलना पड़ेगा, और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। ग्राउंड वाटर क्राइसिस को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी अर्जेंट कॉल, नीड ऑफ द आवर है। आगे चलकर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी, बातों में हम लास्ट टॉपिक तक भी पहुंच गए, इज़न्ट इट? इट्स अबाउट AI। दोस्तों, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ना फ्रांस, तो वहाँ पर AI को लेकर डिस्कशन हुई थी। इससे पहले की डिस्कशन में भी हमने बात की थी, इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में बात की थी, पिनाका मिसाइल के बारे में बात की थी, राइट। ये जो सीरीज़ है ना, इट्स नॉट अबाउट डेट्स कि कौन सी डेट पर कौन से, ये टॉपिक्स मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्यूचर में 6-7 भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी 1-2 महीने तक हम एवरी सिंगल डे 5 टॉपिक्स को समझेंगे, विच इज़ मोर देन एनफ। आप सोचिए, एक महीने में 150 टॉपिक हो जाएंगे। चलो संडेज को छोड़ दो, लगभग 130 जितने टॉपिक्स पकड़ लीजिए आप, विच इज़ ए गुड थिंग। और कई बार ऐसा होगा कि एक ही टॉपिक के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर AI जो है, AI रेगुलेशन को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। हाउ डू डिफरिंग अप्रोचेस टू AI रेगुलेशन बाय द US, यूरोप एंड अदर नेशंस इम्पैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस। पेरिस में AI एक्शन समिट हुई, और इसमें एक ग्लोबल डिवाइड देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू AI रेगुलेशन। 60 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट को साइन किया है। इसमें फ्रांस है, इंडिया है, चाइना है, चाइना भी हमारे साथ था इसमें। लेकिन दूसरे जो देश हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ये जो स्टेटमेंट है, उसमें ये एक प्लेज, एक शपथ ली गई है कि AI को ओपन रखा जाएगा, इंक्लूसिव रखा जाएगा, एथिकल रखा जाएगा और ट्रस्टवर्दी रखा जाए। इस चीज़ को लेकर ये सारे 60 देश जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। USA और UK जो हैं, इन्होंने इसको साइन नहीं किया। इन दोनों देशों का कहना यह है कि ये जो प्लेज है, तो ये एक्सेसिव रेगुलेशन की बात हो रही है कि AI को तो आप कंट्रोल ही पूरा कर देंगे, AI को थोड़ा ओपन रखिए, ऐसा USA और UK का कहना है। अब USA के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि USA की सरकार जो है, ट्रंप की सरकार, AI में किसी भी प्रकार के इनोवेशन को अगर कोई स्टाइफल करने की या फिर रोकने की कोशिश करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि USA जो है वो चाइना के एडवांसमेंट्स को लेकर खुश नहीं है। USA AI का रैपिड ग्रोथ चाहता है ताकि व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी वो चाइना को पीछे छोड़ सके।
लेकिन दुनिया के दूसरे देश जो हैं उनका ये मत नहीं है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ये ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए, और हमारे पीएम मोदी साहब जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मीन्स एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। लेकिन भारत जो है उसका जो पहला एक जो भारत का पहला जो स्टैंड है दैट इज़ कि हम इनोवेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, और रेगुलेशन जो है उसको हम सेकेंडरी रखते हैं। नंबर 1 हमारे लिए इनोवेशन है, नंबर 2 जो है वो रेगुलेशन है। भले ही हमने उस चीज़ पर साइन की, लेकिन ये हमारे पीएम साहब ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ मीन्स जो इनोवेशन है उसको अलाइन मीन्स व्हेन इट कम्स टू यूएसए तो हम कहते हैं कि यस इनोवेशन, व्हेन इट कम्स टू यूरोप एंड अदर नेशंस वी आर सेइंग रेगुलेशन। तो एक प्रकार का बैलेंस लेकर चल रहा है हमारा देश, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूरोप जो है इट इज़ एडवोकेटिंग कॉशन। वो कह रहा है कि एआई का जो मिसयूज़ हो रहा है, ये डीप फेक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस, और एआई का मिसयूज़ जो है अगर होता रहा तो फिर एआई जो है वो ट्रस्ट वर्दिनेस खो देगा, और इसकी सेफ्टी को मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बनाना ही पड़ेगा, वरना यू कैन इमेजिन काफ़ी सारी डेंजरस चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। ट्रम्प साहब जो हैं उनकी प्रायोरिटी जो है दैट इज़ इनोवेशन ओवर इंटरनेशनल नॉर्म्स। लेकिन इसमें डेंजर ये है कि अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की जाएगी तो फिर इसका जो मिसयूज़ होगा इसको रोकने की फिर क्षमता भी नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की डिप्लोमेसी जो है व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग वी आर ट्राइंग टू कीप ए फाइन बैलेंस हियर। लेकिन जो ह्यूमैनिटी है तो उसके बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगेन मुझे वही बात याद आ रही है यहाँ पर, राइट, लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव, जो एक सक्सेस पर रिसर्च हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरे रील में बताया था, राइट, शॉर्ट्स में बताया था। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है कि एआई सेफ हो, ट्रस्टवर्दी हो, हमारा जो जीवन है उसको और अच्छा बनाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लेकिन इसका मिसयूज़ ना हो, ये भी मेक श्योर करना है हमें। तो रेगुलेशन और इनोवेशन दोनों का फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले की डिस्कशन में हमने ये भी बताया था ना कि यही इसी टॉपिक को जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कल या फिर परसों जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एआई है इसको लेकर पेरिस में अभी कोई ऐसे बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेगी। आने वाली जो समिट्स होंगी, नेक्स्ट समिट, उसके बाद की समिट में होपफुली कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनकर आया। अभी इस पर और ज़्यादा डिस्कशन, डिबेट्स होगी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है ये एआई। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।